नमस्कार। आज कुछ नए चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने कल तक का जो वीडियो था उसको देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो देखना जरूरी है। काफ़ी कुछ आप लोगों ने मिस कर दिया है, लेकिन ठीक है, वीडियो है तो वो आप देख सकते हैं। और बाद में उसमें से कोई भी अगर शंका है कुछ भी है तो उसको हम आगे चर्चा कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा। आज का जो विषय है वो थोड़ा कल तक का जो हमने बताया था उससे थोड़ा सा हटके है। प्राकृतिक है, वैदिक है, लेकिन जो हम पंचांग की बात करते थे, पंचांग के अलावा अब हम ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग प्राकृतिक जो संकेत हमें मिलते हैं, वो संकेत क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और उनके उनको देख के समझ के हम अपने योजना को कैसे सही तरीके से बना सकते हैं कि हमको कम से कम समस्याएं हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने वराह मिहिर जी का ये लिया हुआ है, उनकी पुस्तक से। संस्कृत में कुछ श्लोक भी हैं, लेकिन हम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें क्या लिखा है, उसका मायने क्या है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे कल हम बात कर रहे थे कि वर्षा ऋतु में, मानसून में मेघ के बारे में मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ वीडियोस हैं जो हमने ग्रुप में डाले हैं, लिंक डाले हुए हैं। जो मेरे यूट्यूब यूट्यूब चैनल का लिंक है, उसमें आप विस्तार में देख सकते हैं। सभी लोग अनम्यूट मतलब म्यूट कर ले अपने माइक्रोफोन को, तो आवाज मेरी ही जाएगी सबको। मेघ के गठन को गर्भधारण और वर्षा को प्रसव की प्रक्रिया के समान कहा गया है। जैसे स्त्री में गर्भधारण होता है, तो मेघ बनने की जो प्रक्रिया होती है वो उसको उसके समकक्ष समझा गया है वैदिक वेद में। और जो वर्षा होती है उसको प्रसव या डिलीवरी जो होता है उसके समान प्रक्रिया माना गया है। चंद्र का जिस नक्षत्र में गोचर के दिन मेघ का गर्भधारण होता है, उस मेघ से वर्षा 195 दिनों के बाद चंद्र के पुनः उसी नक्षत्र में गोचर के दिन ही होता है। यहाँ पे कुछ बातें हम आपको बताएंगे जिससे आप ये समझ सकेंगे कि जो वर्षा होती है, जो हो रही है, अभी वर्षा का ऋतु ऑलमोस्ट शुरू हो गया है। तो ये जो वर्षा हो रही है, इसकी तैयारी कब से हुई थी, ये मेघ कब बना था, और जो अभी आज अगर वर्षा हो रही है, आज अभी इस समय अगर कहीं पे वर्षा हो रही, तो इसका मेघ बनने का जो प्रक्रिया है, जो समय है, जो तिथि है, उस समय की जो नक्षत्र है, वो सारी अवस्थाएं जो है एक नियम के अनुसार चलती है। प्रकृति में हर कार्य नियम के अनुसार होता है। तो हम यहाँ पे प्रकृति के नियम को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 4 दिनों से, और आज 5वां दिन है, तो हम प्रकृति के नियम के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो 195 दिन पहले चंद्र जब उसी नक्षत्र में था, जिस नक्षत्र में आज वर्षा हो रही है, तो ये नियम होता है कि जिस नक्षत्र में मेघ का गर्भधारण होता है उसी नक्षत्र में उसका उससे वर्षा भी होती है। तात्पर्य यह है कि मेघ के गठन एवं वर्षा का समय अंतराल चंद्र के नक्षत्र में से गोचर के 7.5 चक्रों के बाद का समय, अर्थात वैदिक ऋषियों द्वारा 6.5 माह पहले ही वर्षा का पूर्वानुमान किया जा सकता था। अब ये 7.5 चक्र का मतलब होता है कि एक जैसा मैंने कल बताया था कि एक नक्षत्र में से दूसरे नक्षत्र, पुनः उस नक्षत्र में आने का जो समय होता है, वो अगर 27 नक्षत्र के हिसाब से हम देखें, एक नक्षत्र में चंद्र के कितना समय रहता है, 1.25 दिन, 1.25 दिन के करीब रहता है। तो उस गणित से अगर हम कैलकुलेट करें तो पुनः जब चंद्र उसी नक्षत्र में आता है,
ऐसे तो प्रतिमाह आता है, लेकिन 195 दिन के बाद वो पुनः उस नक्षत्र में आता है। तो जो समय अंतराल होता है उससे अगर हम इसको 195 दिन को भाग दें तो 7.5 की संख्या आती है। और 195 दिन का मतलब होता है कि 6.5 माह। 6 माह मतलब 180 दिन, और 15 दिन मतलब 6.5 माह। तो 6.5 माह में वो नक्षत्र जो है पुनः, जब चंद्र जब उस नक्षत्र में आता है तो 7.5 चक्र पूरा करने के बाद आता है। जलवायु परिवर्तन के कुछ प्राकृतिक संकेत भी हैं इसके अलावा, जिसमें जैसे टिटिरी एक पक्षी होता है जो बहुत कॉमन है, टिट 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 करके आवाज करता है। तो वो बहुत सारे संकेत हमें देता है पहले से ही, वर्षा ऋतु शुरू होने के पहले से ही। वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ही वो कुछ बड़े संकेत हमें देता है। और उन संकेतों को अगर हम जानते हैं और हम उन संकेतों को देख के समझते हैं तो हमें अंदाजा लग सकता है कि वर्षा कैसी होनी है, कितनी होनी है, कब होनी है और कब तक होनी है। तो इसमें जैसे टिटेरी का अगर बड़ा झुंड है तो पूर्वानुमान ये कहता है कि वर्षा ऋतु निकट है एवं भविष्य में वातावरण आर्द्रता पूर्ण रहने वाला है। अगर टिटरी, ऐसे तो एक दो पक्षी दिखते हैं, लेकिन अगर काफी संख्या में दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वर्षा ऋतु शुरू होने वाला है, वर्षा होने वाली है। खेतों में जुताई जो है अति शीघ्र प्रारंभ करना चाहिए। मतलब इस पूर्वानुमान का अर्थ क्या है, हमें हमें क्या करना चाहिए। तो अगर ऐसा हम देख रहे हैं तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है जुताई करने के लिए। हमको वो काम जो वर्षा के पहले करनी है वो सारी तैयारी कर लेनी चाहिए, मतलब खेतों की तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर नदी के किनारे ऊंचे स्थान पर अंडे दिए हैं, तितली जो है अंडे देती है वसंत ऋतु के बाद, जो है वो ग्रीष्म ऋतु में अंडे देती है। अगर वो पानी की सतह से ऊपर, काफी ऊपर अंडे दे रही है, मतलब नदी के किनारे या किसी तालाब या झील के किनारे वो अंडे देती है, और वो किसी पेड़ पे या घोंसला बना के नहीं देती, वो जमीन पर ही घोंसला बनाती है। सतह पर, जमीन की सतह पर घोंसला बनाती है। तो वो घोंसला बनाने का जो स्थान होता है वहां पे, और वो घोंसला बना के वो अंडे देती है। तो वो जो स्थान है, वो स्थान कहाँ पर है, किस स्तर पर है, किस लेवल पर है, कितनी पानी के सतह से नजदीक है या ऊपर है, वो एक अनुमान देता है। उससे पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि वर्षा जो है, वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आने की संभावना प्रबल है। अगर नदी के किनारे या पानी की सतह से काफी ऊपर वो घोंसला बना रही है, अंडे दे रही है, इसका मतलब कि पानी काफी बरसेगा और पानी का स्तर जो है काफी ऊपर तक जाएगा। क्योंकि वो जिस स्तर पे घोंसला बना के अंडे देती है, कितना भी पानी बरसे वहां तक पानी नहीं जाएगा, वो सेफ जगह पर अंडे देती है। ये प्रकृति का उसको एक ज्ञान दिया हुआ है, उसको एक समझ दिया हुआ है। तो उसको हम देख के समझ सकते हैं, वो हमें संकेत दे रहा है कि इस बार का मौसम कैसा रहेगा, वर्षा ऋतु कैसा रहेगा। निचले स्थानों पर खरीफ की फसल लेने से बचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे पानी भर सकता है, भर जाता है ज्यादा बारिश आने पर, बाढ़ आने पर, ऐसे स्थानों पे हम फसल लेने से बचें, क्योंकि वो फसल डूब सकता है। अगर पानी के निकट मिट्टी के ऊपर घास में अंडे दिए हैं, इसका मतलब ये है कि वर्षा कम होने वाली है या सूखा पड़ने की संभावना है। और खरीफ के प्रारंभिक दिनों में ही निचले स्थानों पर नदी या तालाब के किनारे बुआई कर लें। सूखा और सहिष्णु फसलों को प्राथमिकता दें। जो फसलें कम पानी में अच्छी होती हैं, ऐसे फसलों को ले, जिसको पानी की जरूरत ज्यादा होती है, ऐसे फसलों को लेने से बचें। इसका अर्थात इसके मायने ये है कि अगर पानी के निकट अंडे दे रही है तो वर्षा कम होने वाली है। तो हमको सिंचाई के लिए जो खासकर जो कोरडा जमीन है, जहाँ पे पानी सिंचाई की का व्यवस्था नहीं है, वैसे जमीन में ऐसी फसल ले जिसको कम पानी की जरूरत होती है, और जो बरसात का पानी होगा उतने से उसकी वो फसल पूरी ली जा सकती है। ऐसे फसलों को चुने। सफेद एवं काले सारस पक्षी का व्यवहार, इसमें भी जो पक्षी होते हैं जहाँ पे झील होता है, वो होता है, तो ऐसे जगह पे ये सफेद और काले सारस पक्षी आते हैं।
तो अधिक संख्या में अगर आते हैं तो इसका मतलब है कि औसत या साधारण वर्षा होने की संभावना है। निश्चिंत होकर सामान्यतः खरीफ की फसलों की बुआई समय अनुसार करना चाहिए, क्योंकि वर्षा साधारण होगी, कम भी नहीं होगी, ज्यादा भी नहीं होगी। अगर काले और भूरे चींटी का व्यवहार जो है वो हम देखें, जो चींटी होती है, जो मूंगी होती है, उन वो भी हमें बहुत सारे संकेत देते हैं। भोजन संग्रह करने में व्यस्त दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि चींटी को हम देखते हैं कि बरसात के ठीक पहले जब बारिश होने लगता है तो वो ऊपर की तरफ, अगर मिट्टी में उनका जो ये है मिट्टी में है, तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं, और जाते समय उनके मुंह में हम देखते हैं कि सफेद सफेद कुछ रहता है। वो जो संग्रह किया हुआ भोजन जो है उसको ऊपर सेफ जगह पर लेके जाते हैं। औसत या अधिक या अतिवृष्टि के साथ साथ वर्षा ऋतु लंबा होने से मिट्टी में पोषक तत्वों के बह जाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी होने की संभावना प्रबल है। अगर हम देखते हैं कि जो मूंगी है, जो चींटी है, वो अगर भोजन संग्रह कर रहे हैं और ऊपर कहीं अपना वो घोंसला बना रहे हैं, नेस्ट बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वर्षा अधिक होगी। और खरीफ के लिए ऐसे फसलों को प्राथमिकता दें जिनमें कुछ समय जलमग्न अवस्था में और कम उर्वर खेत में सुरक्षित रहते हुए भी सामान्य उत्पादन मिलने की संभावना बनी रहती है। तो दो बातें हैं यहाँ पे, एक है कि अगर पानी जमा हो तब भी उस फसल को नुकसान नहीं हो, और दूसरा क्योंकि पानी अगर ज्यादा होता है तो ऊपरी सतह का जो उर्वरा शक्ति जो है, पोषण पोषक तत्व जो है वो पानी के साथ बह जाते हैं, और जो बाकी जो रहते हैं नीचे, वो लीच हो जाते हैं, नीचे गहराई में चले जाते हैं, जड़ों से दूर चले जाते हैं। तो ऐसे में मिट्टी में पोषण थोड़ा कम हो सकता है। तो ऐसे फसल को चुनना चाहिए जिनमें पानी अगर थोड़ा जमा भी होता है तो भी नुकसान नहीं हो, और अगर कम पोषण होता है तो भी फसल हमें सामान्य मिल सके। इसके साथ साथ वर्षा और आर्द्र वातावरण के बाद मृत चींटी और गीले भोजन को वाल्मीकि की सफाई, जो चींटी का जो वो होता है, क्या बोलता है, उसको वाल्मीकि कहा जाता है। जो जो मतलब एंट हिल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसको उसकी सफाई कर रहे हैं, और अंदर अगर जो मृत चींटी है या भोजन जो गीले हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं, उस काम में दिखाई पड़ रहे हैं। तो अल्पकालीन शुष्क मौसम के बाद पुनः वृष्टि होने की संभावना है, क्योंकि ये जब बाहर निकाल रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ समय तक मौसम जो है वर्षा नहीं होगी, और इसलिए वो ये कार्य कर रहे हैं। जल्दबाजी में खेत की जुताई एवं बीजों की बुआई करना अनावश्यक और व्यर्थ परिश्रम हो सकता है। ये समझना जरूरी कि आपने देखा कि थोड़ा सा मौसम साफ है तो फटाफट हमने जल तैयारी करके और ये बुआई वगैरह कर दिया। बाद में पता लगा कि बीज उगने के पहले ही बारिश थोड़ी हो गई, ज्यादा हो गई, तो जो बोया हुआ बीज है वो भी नहीं निकल पाता है। पानी जमा हो गया तो जो उगा हुआ है वो भी जल जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो ये सारी बातें हो सकती, तो इन सब संकेतों से आप अपना योजना उस हिसाब से बनाएं कि गलती नहीं हो। कहने का मतलब है कि ये संकेत हमें सतर्क करते हैं, आगाह करते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं वो उचित है कि नहीं है। तो परिश्रम वो हो सकता है, क्योंकि अगर फिर से पानी बरसा तो उसके बाद हमने ये देखा, हम सब जानते हैं कि खरपतवार ज्यादा तेजी से उगते हैं, ज्यादा पहले उगते हैं और ज्यादा उगते हैं। तो हम थोड़ा सा इंतजार करें, वो ज्यादा अच्छा है। इसी प्रकार मेघ के गठन और वर्षा का चंद्र पक्ष में भी प्राकृतिक नियमानुसार गहरा संबंध है। हमने कल कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात की थी। अमावस्या से पूर्णिमा शुक्ल पक्ष होता है, और पूर्णिमा से अमावस्या कृष्ण पक्ष होता है। तो उसमें ये देखा गया कि वैदिक काल में ऋषियों का ऐसा विश्वास था। विश्वास क्या मतलब, ऋषियों को जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान था। ये उनको ईश्वर से मिला था। जैसे हम डाउनलोड करते हैं फाइल इंटरनेट से, तो इसी तरीके से ऋषि जब समाधि में जाते थे, हमारा जो वैदिक कृषि का जो वीडियो है उसमें हमने इसमें बताया है।
तो वो जब समाधि में जाते थे तो वो सीधे कनेक्ट होते थे ईश्वर से, और उनको ईश्वरीय ज्ञान उसी प्रकार मिलता था जैसे हम डाउनलोड करते, तो वो ज्ञान भी डाउनलोडेड ज्ञान होता था। उनका अपना समझ से नहीं होता था, उनको ईश्वर ने बताया होता था कि भाई ये ऐसे करना वैसे करना है, ये सब बातें हैं। तो ऐसा विश्वास था कि यदि मेघ का गठन शुक्ल पक्ष में होता है, तब उन मेघ से वर्षा कृष्ण पक्ष में होता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में गठन हुए मेघ से वर्षा शुक्ल पक्ष में होता है। तो क्योंकि वो साढ़े 6 महीने का अंतराल है, तो वो अगर उसी पक्ष में होना है तो ऑड नंबर नहीं हो सकता, इवन नंबर होगा। तो ये ऑड नंबर है। इस वजह से जिस पक्ष में मेघ का गठन होगा, उसके विपरीत पक्ष में वर्षा होगी। लेकिन जिस नक्षत्र में मेघ का गठन होगा, उसी नक्षत्र में वर्षा भी होगी। इसके बाद इसी प्रकार दिन में गठित मेघ से वर्षा रात्रि के समय होगी। तथापि रात्रि में गठित मेघ से वर्षा दिन के समय होता है। यदि मेघ का गठन उषा काल में हुआ है, मतलब सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, जब क्षितिज में लालिमा दिखनी शुरू होती है, वो उषा काल होता है। सूर्य दिखना नहीं शुरू होता है, तब उस मेघ से वर्षा गोधूली बेला में होगी, जब सूर्य अस्त हो चुका होता है लेकिन फिर भी पश्चिमी क्षितिज में थोड़ा थोड़ा लालिमा रहता है, तो वो गोधूली बेला होता है। तो मतलब यहाँ पे विपरीताभास है कि जिस पक्ष में मेघ का गठन हो रहा है, उसके विपरीत पक्ष में वर्षा हो रही है। जिस समय मेघ का गठन हो रहा है, दिन में अगर हो रहा है तो रात्रि में वर्षा हो रही, रात में अगर गठन हो रहा है तो दिन में वर्षा हो रही। इसी प्रकार अगर उषा काल में मेघ का गठन हो रहा है तो गोधूली काल में, गोधूली वेला में उस मेघ से वर्षा होगी। वो विपरीत होना है। इसी प्रकार और भी थोड़े संकेत हम बताते हैं। जैसे झिंगुर एक कीड़ा होता है जो आवाज करता है। जंगलों में हम जाते हैं रात में, जो है शांत वातावरण में जहाँ पे पौधे वगैरह हैं, तो वहाँ पे एक आवाज आती रहती है। वो झिंगुर की आवाज होती है। काला रंग का एक कीड़ा होता है, कभी कभी घरों में भी पाया जाता है। तो असंख्य मात्रा में शोर मचाते हुए सुने जाने पर, जब बहुत सारे झिंगुर एक साथ आवाज कर रहे हैं, एक दो झिंगुर नहीं, इसका मतलब है कि आर्द्र मौसम निकट भविष्य में है। मतलब कुछ ही समय में, कुछ ही एक दो दिन के अंदर जो है मौसम आर्द्र होने वाला है। मतलब कहीं नजदीक में वर्षा होने वाली है, और फिर धीमे धीमे हमारे पास भी, हमारे आसपास भी वर्षा होगी, और औसत या अधिक से वृष्टि होने की संभावना है। खेत में जुताई बुआई की तैयारी शुरू कर देना चाहिए तुरंत। और क्योंकि वर्षा के पहले आपको सारे वो तैयारी कर लेने हैं। अगर खासकर बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, 70-80 साल है, और बार बार उनको प्यास लग रहा है, तो भी ऐसा समझना चाहिए कि मौसम जो है वो बारिश निकट है। आर्द्र मौसम आने वाला है, बरसात होने वाली है। और कृषकों को अपने योजनाएं जो है वो बना के उसके अनुसार कार्य शुरू कर देना चाहिए। अगर जंगलों में दावानल, मतलब जो फॉरेस्ट फायर जिसको बोलते हैं, अगर ऐसी दिख रही है, पहाड़ों के जंगलों में अगर आग लग रही है, तो समय से पहले वर्षा ऋतु का आगमन और अधिक समय तक जारी रहना स्वाभाविक है। तो हम ये देखते हैं कि गर्मी के समय में अगर पहाड़ी इलाकों में आग लग जा रही है, जंगलों में शुष्क वातावरण है और जंगलों में आग लग जाती है, तो वर्षा ऋतु जल्दी आएगी और ज्यादा समय तक रहेगी। तलहटी के क्षेत्रों में, पहाड़ के नजदीक के जो कृषक हैं, उनको जल्दी अपनी तैयारी करके खेती की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वर्षा जल्दी आएगी और ज्यादा समय तक रहेगी। उस अनुसार उनको प्लानिंग करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए, कौन सी फसल लेनी है, कैसे बुआई करनी है, और जो साधन है उसके अनुसार। वायु के ऊपर कुछ संकेत आते हैं। तो जैसे पश्चिम दिशा से अगर थोड़ी सर्द हवा, जो थोड़ी ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो मौसम शुष्क रहेगा, बारिश देर में होगी। निराई गुड़ाई के लिए उचित मौसम है। ये हम केवल वर्षा ऋतु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी समय के लिए है। अब सर्द हवा तो गर्मी में नहीं आती, सर्द हवा तो ठंडी के मौसम में आती है।
कभी कभी ठंडी के मौसम में भी जो है आकस्मिक वर्षा होती है। तो मानसून की नहीं, मानसून के अलावा वर्षा होती है। तो उसके लिए ये संकेत है कि कोई वर्षा नहीं होने वाली, मौसम साफ सुथरा रहने वाला है। और तब निराई गुड़ाई का जो है समय है, कर सकते हैं। कब करना चाहिए हम आज के सेशन में आखिर में बताएंगे। वो कल का जो प्रश्न था, कौन सी फसल कब लेनी चाहिए, कौन सा कार्य कब करना चाहिए पंचांग के अनुसार, वो लास्ट में हम उसके बारे में फिर से विस्तार में बताएंगे। तो खरपतवार की सफाई है वगैरह वगैरह जो काम है, ये सारे उस समय किया जा सकता है। अगर पूर्वोत्तर दिशा से आर्द्र हवाएं आ रही है, पूर्व से और पूर्वोत्तर से, मतलब अगर हवा थोड़ी आर्द्र आ रही है, नमी भरी हवा आ रही है, तो बौछार अगले 24 घंटे में हल्की बौछार होने की संभावना है। और अगर बौछार होती है तो उसके पहले आप जो खेत में जो ये खाद वगैरह डालने का काम है, जो वो कर ले, क्योंकि बरसात होने के बाद नहीं कर सकते, और बरसात के पहले अगर कर देते तो उसका उपयोग पूरा पूरा फसल को मिलता है। इसी प्रकार दूर वृष्टि होने की दिशा में अगर हवा अच्छी हवा बह रही है, सुहावना मौसम है, लेकिन कहीं दूर वर्षा हो रही है, तो ये जो है ये इंगित करता है कि अगले 6-8 घंटे में मौसम आर्द्र होने वाला, नमी होने वाली है। और इसी प्रकार धूल भरी आंधी या तेज हवा के साथ अगर पूर्व दिशा से वर्षा होने की संभावना है। धूल भरी आंधी तो पश्चिम दिशा से आती है, और उसके बाद बादल पश्चिम दिशा से नहीं आते, बल्कि वो आंधी कब आती है, जब हवा दिन में मौसम शांत रहता है और गर्म रहता है, और गर्म हवा जो ऊपर उठ जाती है तो चारों तरफ से हवा आती है, तो उसके वजह से धूल भरी आंधी आती है। और जनरली वो पश्चिम की तरफ से आती है, क्योंकि गर्म हवा उस तरफ से आती है। और पूर्व और दक्षिण पूर्व और दक्षिण के दिशा से जो मेघ है, प्री मानसून के जो बादल हैं, वो आते हैं, और उनसे बरसात होने की संभावना रहती है। और ऐसे में जो बादल हैं वो जल्दी, ज्यादा देर बारिश नहीं होती, थोड़ी सी बारिश होती है, और फिर उसके बाद मौसम सुहाना हो जाता है। कभी 15-20 मिनट की बारिश होती है, कभी आधे 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की बारिश होती है। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। उतने समय के बाद सब ठीक हो जाता है, तो खेत में जो कार्य है उसको करने में, मतलब उसमें रुकावट उतने देर के लिए बनती है। फिर से हम रामवीर जी के उसमें आते हैं। तो मेघ के गठन एवं वर्षा का चंद्र पक्ष से भी प्राकृतिक नियमानुसार है, ये हमने पहले बताया है। प्राकृतिक नियमों से गहरा संबंध, यदि मेघ का गठन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में, मास के शुक्ल पक्ष में तथा कृष्ण पक्ष में एवं पौष मास के शुक्ल पक्ष में गठन हो रहा है, तो उन मेघ से वर्षा ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष तथा आषाढ़ माह के क्रमशः शुक्ल और कृष्ण पक्ष में होता है। और ये वर्षा जो है मध्यम मात्रा में होती है। मतलब अगर हम अभी की बात करें, ये ज्येष्ठ माह, अभी आषाढ़ माह शुरू हो जाएगा, ज्येष्ठ माह का जो अभी कृष्ण पक्ष, ये शुक्ल पक्ष खत्म हुआ है, कृष्ण पक्ष शुरू हुआ है, कृष्ण पक्ष समाप्त होगा, और उसके बाद आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो अभी जो वर्षा होने वाली है, इसका मेघ कब बना है, वो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि मिक्सिस मास के शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष तथा पौष माह के शुक्ल पक्ष में ये मेघ बना था, जिससे अभी से शुरू होकर अगले 1.5 महीने तक जो वर्षा होगी वो। और ये मध्यम वर्षा होगी, बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है इस मेघ से, क्योंकि ये पहला मानसून का बादल होता है। तो कम वर्षा होती है, मध्यम मतलब साधारण होती है। परंतु यदि मेघ का गठन पौष मास के कृष्ण पक्ष में होता है, तब उस मेघ से वर्षा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में होता है। जैसे मैंने बताया, 6.5 महीने का अंतराल रहता है। और कुछ हम प्राकृतिक संकेतों को समझने की कोशिश की, हम एक एक बार उसको लेके चल रहे, एक बार इन प्राकृतिक संकेतों को जो हमारे सामने दिखता है। तो बादलों के बारे में अगर हम बात करें, तो पहाड़ी इलाकों में निचले बादल का पहाड़ों से के ऊपर मंडराना जो है,
पहाड़ों के आसपास के इलाके में। अगले एक सप्ताह तक आर्द्र मौसम रहने की संभावना है और खरपतवार के पुनर्स्थापन की संभावना अति प्रबल रहती है। इस कार्य को टालना चाहिए, क्योंकि अगर आर्द्र मौसम में बारिश हो सकती है तो फिर से खरपतवार निकलेंगे। तो खरपतवार निकालने की अगर आपने प्लानिंग किया तो थोड़ा रुक के फिर इसके बाद करें। खुला और नीला आकाश परंतु पूर्व दिशा में घने बादल की उपस्थिति अगर है तो उसी दिशा में अगले 6 से 24 घंटे के अंदर आंधी तूफान और वर्षा होने की संभावना होती है। ये पूर्वी भारत के लिए ज्यादा है, क्योंकि पूर्वी भारत में ये जो है गर्मी के ग्रीष्म ऋतु में ये सारी बातें होती है। तो पूर्वी भारत में क्या होता है कि अप्रैल के महीने में, कुछ मार्च का महीना अगर ले लें हम, जो बैसाख चैत्र का दूसरा भाग और वैशाख माह, वो करीब 1 डेढ़ महीने का समय रहता है, जिस समय आंधी तूफान आता है और बारिश होती है और बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान आता है। तो उसी का संकेत के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इस आपदा से बचने के लिए संसाधन अग्रिम योजना निर्धारित करना जरूरी है, क्योंकि उस समय जो हवा चलती है उसमें काफी पेड़ गिरते हैं और ऐसा होता है। और ये समुद्र में जो समुद्र में जो साइक्लोन पैदा होता है उससे नहीं होता है। ये एक नॉर्मल वो है कि जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि शांत वातावरण और गर्म वातावरण होता है तो हवा ऊपर चली जाती है, चारों तरफ से आती है। तो इसको वहां पे बंगाल में उसको काल वैशाखी कहा जाता है, क्योंकि वैशाख के महीने में होता है और काल के तरीके से आता है। इतना भयंकर होता है कि मतलब बहुत खतरनाक होता है। आप लोगों में से जिन्होंने अनुभव किया उनको पता है। विभिन्न प्रकार के बादल पृथक ऊंचाइयों पर अगर उपस्थित रहते तो मौसम के बदलाव की प्रक्रिया का सटीक पूर्वानुमान कठिन होता है। उपस्थित मौसम के अनुसार कार्य योजना का निर्धारण करना चाहिए। अगर बादल ऊंचे और सफेद है तो शुष्क मौसम रहेगा, निराई गुड़ाई खरपतवार ये सारे काम आप कर सकते हैं। अगर आकाश खुला हुआ है तो वर्षा ऋतु में भाद्रपद के माह में घना धुंध का बनना जो है आगामी ऋतु औसत से अच्छा होने के प्रबल संकेत है। मतलब आगामी ऋतु मतलब वर्षा ऋतु के बाद का ऋतु। भाद्रपद के माह में अगर बारिश नहीं हुई है, आर्द्र मौसम है और कभी कभी देखा जाता है कि धुंध छा जाता है सुबह सुबह या शाम के टाइम पे, तो आगामी फसल के लिए सामान्य तैयारी प्रारंभ करें। सूर्यास्त के समय पश्चिमी क्षितिज पर अगर अरुणिमा की आभा है तो शुष्क मौसम आने के प्रबल संकेत हैं। कृषि कार्य के लिए सूखे स्थिति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना रहती है, मतलब सूखा पड़ सकता है। मेघ के गठन वर्षा का चंद्र के गोचर चंद्र के नक्षत्र गोचर प्रकृति में उसे गहरा संबंध है। यदि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जब चंद्र 4 दिन स्वाति नक्षत्र से ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करता है, इसका तात्पर्य है कि वर्षा ऋतु में श्रावण मास से कार्तिक मास तक वर्षा सामान्य मात्रा में वर्षा होने की होना स्वाभाविक है। ये सारी बातें जो है मैं आपको फिर से कहूंगा कि वो जो वीडियो है हमने जो डाला है उसमें विस्तार में है और उसका व्याख्या है, उसको आप देखें। यहाँ पे हमने जस्ट आपको से थोड़ा सा परिचय कराने के लिए हमने बताया। दीमक काफी जगह जमीनों में होता है, तो दीमक जो है अगर जामुन के वृक्ष की पूर्व दिशा में है। ये सारी बातें मैं ये बता रहा हूँ जो जब हमारे आसपास इतने सारे संसाधन नहीं थे और सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले किस तरीके से संकेत मिलता था हमारे आसपास प्रकृति से, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो संकेत आज भी उपस्थित है, उपलब्ध है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन संकेतों के आधार पर आप बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं और उसके अनुसार आप कार्य करें। ऐसा नहीं कि उस समय था अभी नहीं है, अभी भी वैसे ही है। केवल हमारे पास और दूसरे संसाधन हैं तो हम इनको नजरअंदाज करते हैं, जबकि ये प्राकृतिक संकेत हैं तो सबसे ज्यादा सटीक भी हैं। जमीन के नीचे मीठा जल का स्रोत वृक्ष के जामुन के वृक्ष के पूर्व दिशा में दीमक के टीले की उपस्थिति जो है वो निशानी देती है कि जमीन के नीचे मीठा जल का स्रोत वृक्ष के दक्षिण दिशा की ओर 2 पुरुष की गहराई पर, क्योंकि उस समय जल स्तर काफी ऊपर होता था, अभी तो बोरिंग कर करके जल स्तर काफी नीचे चला गया है।
मिट्टी की अवस्था बदल गई है तो परकोलेशन नहीं होता है, रिचार्ज नहीं हो पाता है। लेकिन जिस समय की बात हो रही है उस समय जल स्तर ऊपर रहता था। दो पुरुष का मतलब हम ये कह सकते हैं कि करीब 10 से 15 फीट के अंदर, 15 फीट भी नहीं, 10 से 12 फीट के अंदर, 15 फीट, 10 से 15 फीट कह सकते हैं कि उसकी उतनी गहराई में जो है दक्षिण दिशा में 3 हाथ दूर, मतलब वो ये 3 हाथ जो है हमारे हाथ से नहीं, इसका जो गणित है वो थोड़ा अलग है। मिट्टी में पानी, मीठा जल का स्रोत मिलने की संभावना रहती है, और वो जल का स्रोत जो है काफी अच्छा रहता है, काफी समय तक वहां से पानी मिलता रहता है। अगर अर्जुन वृक्ष की उत्तर दिशा में दीमक के टीले की उपस्थिति है तो जमीन के नीचे जल का स्रोत पश्चिम दिशा में 3.5 पुरुष गहराई पर, ये थोड़ा ज्यादा गहराई हो गया, 3.5 पुरुष का मतलब हो गया करीब 20-25 फीट हो गया, फिर से 3 हाथ दूर मिलने की प्रबल संभावना रहती है, और सामान्य जल की आपूर्ति संभव है। मेघ के गठन और वर्षा का चंद्र पक्ष में वायु प्रवाह से भी प्राकृतिक नियमानुसार गहरा संबंध है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में अष्टमी से एकादशी तक, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो चला गया हमारे पीछे, अष्टमी से एकादशी तक 4 दिन को वायु धारण दिवस माना गया है। इन दिनों में वायु प्रवाह पर निर्भर होता है कि आगामी वर्षा ऋतु में मेघ और वृष्टि किस दिशा से हो, कब तक और कितनी मात्रा में होगा। यदि वायु प्रवाह मंद मंद एवं मौसम सुहावना है, इसका तात्पर्य है कि आकाश सुंदर धवल उज्जवल मेघाच्छादित होने के साथ साथ ही सामान्य यानी अच्छी वर्षा होने का पूर्वानुमान होता है। वर्षा के लिए कुछ हमें संकेत मिलते हैं। वर्षा ऋतु के प्रारंभिक एवं अंतिम भाग में कुल वृष्टि अगर एक तिहाई मात्रा या दो तिहाई, एक तिहाई मात्रा तथा दो तिहाई मात्रा, दो तिहाई मध्य भाग में होना, संपूर्ण वर्षा ऋतु में वृष्टि एक समान रूप से होता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वर्षा ऋतु के प्रारंभिक एवं अंतिम भाग में जो वर्षा हो रही है वो उसकी मात्रा जो है वो उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि आगामी ऋतु में कैसी वर्षा हुई है। और अंतिम भाग में जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वर्षा कैसी हुई है। निरंतर 7 दिनों तक वृष्टि होते रहने और छोटी बूंदें पड़ने का मतलब ये है कि वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि असमान रूप से होगा, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। ये सारे संकेत जो हैं ये अलग अलग तरीके से इनका तात्पर्य है, हमने कहीं से लिया है तो हमने हमने सोचा कि आपके सामने भी हम इसको प्रस्तुत करें। इसके इसको वो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें और विस्तार में है। निरंतर 7 दिनों तक वृष्टि होते रहने और साथ साथ धूप भी निकली है, तो इसका मतलब ये कि वर्षा ऋतु में कम वृष्टि और असमान रूप से होगा। वृष्टि होते समय वायु प्रवाह ना होना और तथा धूप भी नहीं निकलना, इसका मतलब ये है कि सामान्य वर्षा ऋतु जिसमें समय रहते रूप खेत में जुताई कर लेना, और ऐसे जो है संभावना रहती है कि फसल अच्छी होगी, पूर्ण रूप से संभावना रहती है इसकी। मेघ का गठन और वर्षा ऋतु में चंद्र पक्ष के विशिष्ट दिनों के वातावरण से भी प्राकृतिक नियमानुसार संबंध है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से एकादशी के 4 दिन यदि पूर्ण रूप से एक समान वातावरण का होता है, इसका तात्पर्य है कि वर्ष खुशहाली भरा रहेगा। परंतु यदि इन 4 दिनों में से प्रत्येक दिन वातावरण में निरंतर बदलाव होता रहता है, इसका तात्पर्य है कि समाज में भय का कारण उत्पन्न होने की संभावना रहती है। भय किसी भी तरीके का हो सकता है, अलग अलग प्रकार से हो सकता है। इसी प्रकार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी से एकादशी के 4 दिनों में अगर आकाश में विपरीत क्षितिज पर क्रमशः चतुर्थांश में वज्रध्वनि का होना, मतलब अगर ये गरज रहा है, बादल गरज रहे हैं पूरब पश्चिम में या विपरीत दिशा में, तो उत्तर दक्षिण में भी अगर ऐसा हो रहा है, उत्तर में, उत्तर के विपरीत दक्षिण में या पश्चिम के विपरीत पूरब में, तो सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन और गुणवत्ता उत्तम स्तर में होने की संभावना है।
यहाँ पे थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बातें हम करेंगे कि ज्येष्ठ माह में चंद्र का गोचर यदि हस्ता, पूर्वाषाढ़ा, मार्गशीर्ष, चित्रा, रेवती एवं धनिष्ठा नक्षत्रों में से होता है, इसका तात्पर्य ये है कि आगामी वर्षा ऋतु में 16 द्रोण वर्षा होने की पूर्ण संभावना है, परंतु यदि चंद्र का गोचर ज्येष्ठ माह में सदभिषा, ज्येष्ठा और स्वाति नक्षत्र से हो रहा है तो 4 द्रोण की वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार यदि चंद्र का गोचर कृत्तिका नक्षत्र में से होता है तो 10 द्रोण वर्षा होने की संभावना है। ये द्रोण जो है ये उस जमाने में एक पात्र होता था जिससे अनाज दिया जाता था, तो उसके हिसाब से ये है। तो एक द्रोण वृष्टि का मतलब क्या होता है, एक द्रोण वर्षा का मतलब क्या होता है? 6.4 सीसी, 6.4 क्यूबिक सेंटीमीटर, अर्थात 64 मिलीमीटर या 64 लीटर वर्षा प्रति वर्ग मीटर। जैसे कल हमने 1 मिलीमीटर वर्षा या 1 सेंटीमीटर वर्षा के बारे में बताया था, तो यहाँ पे द्रोण का जो है वो मतलब है कि 64 लीटर वर्षा प्रति वर्ग मीटर। ये पूरे मौसम के लिए बताया जा रहा है। और अगर एकड़ के हिसाब से करें तो उसको एकड़ के लिए 64 लीटर को 4,000 से अगर हम गुणा करते हैं तो 2,56,000 होता है। और अगर प्रति हेक्टर करें तो 6,40,000 लीटर वर्षा प्रति हेक्टर होती है। ये पूरे मौसम का है, मतलब जितनी वर्षा हो रही है। जो मैं पंचांग बनाता था उसके उसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे बताने का कोशिश किया कि किस प्रकार का होता था। पिछले वर्ष में मैं बना रहा था, कुछ लोगों ने के पास ये उन्होंने प्राप्त भी किया